सबके अपने अपने वादे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब तो ईवीएम के अंदर जो किस्मत है वो इन प्रत्याशियों की कैद हो रही है। लेकिन इस बार का ये जो वोटिंग ट्रेंड है वो क्या कह रहा है और किस तरह से देखा जाए इस चौथे फेज को, इस पर चर्चा करते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप यशवर्धन जी आपका इस चर्चा में बहुत स्वागत है। दिलीप जी आपके पास आता हूं मैं सबसे पहले। एक तो फोर्थ फेज है, फोर्थ फेज के आंकड़े हम लोग देख रहे हैं लगातार। 17 में हम लोगों ने देखा कि यहाँ 59 में से 51 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन इस बार इस फोर्थ फेज का आंकलन आप कैसे करेंगे और तीन जो पहले के चरण बीते हैं अगर उनके साथ इनको जोड़ें, वोटिंग ट्रेंड को देखें या तमाम समीकरण को हम लोग देखें तो आप इसको कैसे देखते हैं? दिलीप जी एक बार ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, शायद मुझे लग रहा म्यूट है। अब आ रही है आवाज? जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी पिछले 3 चरणों में 172 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं उसमें बड़ा मिक्स रिव्यू रहा था। जो थर्ड फेज था वो कहा जा रहा था कि सपा के खेमे में जा रहा है। जो फर्स्ट फेज था उसमें भी कहा जा रहा था कि सपा के खेमे में जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव था। सेकंड फेज में मिक्स रिव्यू था। फोर्थ फेज जो ये है चुनाव 59 सीटों का, ये भाजपा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ जो भाजपा का गढ़ है, यहाँ पर आज चुनाव हो रहा है। रायबरेली जहां पर उन्होंने कांग्रेस की पुरानी प्रत्याशी को जो जन्मजात सीट थी उसको तोड़ करके भाजपा में मिला लिया, उसका चुनाव आज है। लखीमपुर जो पिछले कुछ दिनों से किसानों के मामलों को लेकर के अजय मिश्रा टेनी के लड़के के लेकर के इतना डिस्प्यूट में रहा है। अभी मैं न्यूज में सुन भी रहा था कि वहां जब अजय मिश्रा जी पहुंचे तो काफी विरोध किया किसानों ने उनका। ये जो कुछ सीटें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। लखनऊ से भी एक आध सीटें ऐसी है जहां पर भाजपा ने एक्सपेरिमेंट किया है सीटें बदलने के लिए, वो सीटें काफी फंसी हुई सी लग रही हैं। तो आज का जो चुनाव है ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जरा सा भी टस मस हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और वोटिंग परसेंटेज जो मैं बार बार हर डिबेट में एक बात को कहता चला रहा हूं कि पिछले 3 चरणों में भी वोटिंग परसेंटेज पिछले बार के बराबर भी नहीं पहुंचा है, लगभग रहा है और नीचे ही रहा है। और अभी भी लखनऊ या जो 9 जिलों में चुनाव हो रहे हैं आज, वहां भी अभी तक बहुत ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। पिछली बार से ऊपर चला जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज घट रहा है ये भाजपा के ही लिए नुकसानदायक है। और अगर यहां से भी वोटिंग परसेंटेज घटा तो भाजपा को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि आगे के 3 चरणों में उनको और मेहनत करनी होगी। और मेहनत इस बात पे नहीं करनी होगी कितनी बयानबाजी हम करेंगे या कितना गलत हम समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों को साबित करेंगे। अब आपको अपने को अच्छा साबित करके दिखाने की जरूरत है। आप जितना अच्छा अपने को साबित कर लेंगे वोटर उतना ज्यादा आपसे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और नहीं कर पाए तो 10 मार्च को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। मनोज जी आप कैसे देखते हैं? आयुष भाई, दरअसल 59 सीटों में 51 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2 कांग्रेस, 2 सपा, 2 बसपा। तो चुनौती किसके सामने है? आज चौथे चरण के चुनाव में अपने 2017 के प्रदर्शन को दोहराने को, ये किसी से ना तो छुपा है ना ही ये कोई इतर बात है। लेकिन क्योंकि लखीमपुर, लखनऊ, उन्नाव और बांदा, इन चारों की बात हम आपसे इसलिए करेंगे। ये चारों अलग अलग चीजों के लिए सुर्खियों में पिछले 5 साल में रहे हैं। लखीमपुर लगभग पिछले 6 महीने में आपने देखा होगा किसान के किन कारणों से रहा, उन्नाव किन कारणों से रहा, और लखनऊ चूंकि राजधानी है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी अटल जी के समय से लगातार। मनोज जी मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी बात को मैं यहीं से आगे बढ़ाऊंगा, मैं दोबारा आपके पास वापस आता हूं। एक बड़ी जानकारी उन्नाव से है, ब्रेकिंग सेंटर का सीधे रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद हैं मोनिका, क्या जानकारी है? आयुष आपको बता दें कि उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर सड़क की समस्या लंबे समय से है और इसी को लेकर उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया। जन समस्याओं को लेकर मतदान का बहिष्कार किया गया है और मुख्य समस्या सड़क मार्ग है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क मार्ग सही नहीं है, जिसकी कई बार शिकायत की, बावजूद इसके अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। सफीपुर के गांव पैगंबरपुर बूथ संख्या 355 का ये पूरा मामला है जहां पर उन्नाव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। गौरव क्या जानकारी है, जन समस्याओं को लेकर के मतदान का बहिष्कार किया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये सफीपुर का मामला है। सफीपुर विधानसभा क्षेत्र में गांव
पैगंबरपुर बूथ संख्या 355 का पूरा मामला है, जहां पर जन समस्याओं के चलते ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार किया है। उनका का मुख्य मुद्दा ये है कि सड़क मार्ग ना होना, जो उनकी सड़कें हैं वो वहां पर सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, और मतदान बहिष्कार का यही पूरा कारण अभी तक गौरव, एक गया चीज है। स्पष्ट करें, लगभग 1 बजने को आ गया, क्या मतदान बहिष्कार अभी किया गया है या सुबह से एक भी वोट उस गांव में कम से कम उस बूथ पर नहीं पड़ा? देखिए, वो जो पूरा गांव है वहां पे ये एक जो बूथ संख्या है उसी का ये पूरा मामला है, जहां पर सुबह से अभी तक वोटिंग नहीं हो पाई है और अधिकारी भी वहां नहीं पहुंचे हैं। जबकि वोटिंग नहीं हो रही है, अधिकारियों की जानकारी में है कि वोटिंग नहीं हो रही है, उसके बाद भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचे और किसी तरीके की कोई भी बातचीत वहां पे स्थानीय ग्रामीणों से नहीं की गई है। जी चलिए गौरव, शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो ग्रामीण नाराज हैं, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक तो आप देख रहे हैं कि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो कम है, और इस तरह की भी खबरें लगातार आ रही हैं जहां पे मतदान का बहिष्कार हो रहा है। चर्चा में वापस लौटते हैं, दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज जी का मैं रुख करता हूं। मनोज जी, बात आपकी इनकम्प्लीट थी, कंप्लीट करें। जी, तो आयुष जी, जैसे दिलीप भाई की मैं इस बात से बिल्कुल सहमत भी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब अटैक करने के बजाय अगर वो मुद्दों पे और अपने कार्यों पे चर्चा करे, जबकि आप यकीन जाने यूपी में भारतीय जनता पार्टी सरकार रहते हुए कई नए आयाम साबित किए थे। 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, 3 वर्ष हुआ, 4 वर्ष हुआ, तो इन्होंने बाकायदे विधानसभा स्तर पर उपलब्धियां गिनाई हैं। लेकिन जब चुनाव आया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है, तो इधर उधर की बात करने के बजाय अगर मुद्दों पर जो इनके एक प्रचंड बहुमत रही ना 2000 आयुष में 2007 में देखिए मायावती की सरकार, 2012 में अखिलेश सरकार, और 44 सीटों से सीधे 312 और गठबंधन साथ 325, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 2014 में 40% मत के साथ 80 में 73, 49 और 2019 में 49% मत के साथ बड़ा समर्थन केंद्र को। तो 32 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के जरिए, या ये कहिए कि यूपी में लगातार जो सरकारें बदलती रही हैं, उसको रिपीट करने का प्रयास अपने पूरे जन समर्थन के साथ में या अपने कैडर के साथ में। लेकिन इस बार एक नई चीज देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश का चुनाव त्रिकोणी नहीं है, चतुर्कोणी नहीं है, या अगर कुछ है भी तो उटकटवा वाली स्थिति हो गई है। लोग पक्ष और विपक्ष में बटे हुए, चाहे वो छोटे जाति उपजाति नेताओं के गठबंधन के साथ में, या देखिए दोनों तरफ बटे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में लोग हैं, चाहे अपना दल की बात कर ले, निषाद पार्टी की बात कर ले, वहीं समाजवादी पार्टी के साथ में जयंत चौधरी को लेकर के, राजभर को लेकर के, तो इनकार नहीं कर सकते हैं कि बीते 3 चरणों में और आज चौथे चरण में या आने वाले 3 चरणों में आमने सामने की लड़ाई है, सरकार बचाने की, रिपीट करने की, और वहीं 2012 के इतिहास को दोहराने की। दिलीप जी, लेकिन चूंकि आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को देखिए अभी और बड़ा फोकस करना होगा अगर वोटिंग का परसेंटेज कम होता है, और चूंकि आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो हम जहां तक मेरी जानकारी है 2012 के अंदर समाजवादी पार्टी लगभग 22 से 23% के आसपास जब वोट पाती है, तो वो उसका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होता है अब तक का समाजवादी पार्टी के इतिहास में, और तब वो 224 सीटों को जीतती है। कुछ ज्यादा ऐड होता हुआ अगर दिखता नहीं है, तो कैसे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी चुनौती के तौर पर इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने है, अगर वोटिंग परसेंटेज कम भी हो रहा है तो? देखिए, जो सत्ता में होता है, एंटी इनकम्बेंसी हमेशा उसके खिलाफ ही चलती है, उसी के लिए चलती है। और पिछली बार अगर आप 14 और 17 का चुनाव देखें, तो 14 और 17 में वोटिंग परसेंटेज पहले से बढ़ा था, और वो जितना परसेंटेज बढ़ा था उतना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हुआ था। इन 5 सालों में वोटर और ज्यादा ऐड हो गए, बढ़ गए, उसके बावजूद भी अगर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब लोगों की सत्ता से नाराजगी है। क्योंकि घटने का मतलब, जहां तक जो कॉमन परसेप्शन है, कॉमन परसेप्शन यही कहता है कि सत्ता से नाराजगी ही वोटिंग परसेंटेज में कटौती होती है। 14 और 17 में जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, वो इसलिए नहीं मिले थे कि इन्होंने इसके पहले उत्तर प्रदेश में, भारत में कुछ किया था, क्योंकि ना तो केंद्र में इनकी सरकार थी और ना उत्तर प्रदेश में कई रीजन से इनकी सरकार थी। तो इस वजह से इनको वोट नहीं मिले थे। वोट तो बदलाव के मद्देनजर मिले थे कि जब समाजवादी से, बहुजन समाज से या केंद्र में कांग्रेस से इस देश की जनता ऊब गई थी, तो बदलाव के मद्देनजर इनको सत्ता सौंपी गई थी और लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया था। इस बार वोट घट रहा है, तो मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन ये है कि इस भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में है और विपक्षी पार्टियों के फेवर में, क्योंकि जो विपक्षी लोग हैं, जो चाहे वो पोलराइजेशन की बात कर लीजिए, जातिगत पोलराइजेशन की बात कर लीजिए, वो पोलराइजेशन अगर देखा जाए तो समाजवादी के फेवर में ज्यादा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कम हो रहा है। और विपक्ष
जब उत्साहित होता है तो उसके फेवर में हमेशा वोट ज्यादा गिरते हैं और सत्ता के प्रति लोगों की उदासीनता रहती है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज घट रहा है, ये मेरा मानना है कि सत्ता के प्रति उदासीनता है और विपक्ष के प्रति लोगों का उत्साह है। मनोज जी, क्या आप इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि अक्सर तो ये भी लोग कहते हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उससे लोगों की नाराजगी है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो परसेंटेज हमको पिछला वाला या उसको टच करता हुआ भी ना दिखे, तो क्या जो दिलीप जी बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये नुकसानदायक सत्ता पक्ष के लिए हो सकता है? नहीं, मैं दिलीप भाई के बात से सहमत हूँ। कारण यह है आयुष जी, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जो कोरोना के साए में चुनाव हुआ, तो आप देखिए वो तो बहुत ही कम वोटा परसेंट रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। अब जहां तक रही बात, आपने भी परसेंट की बात की, 2012 का जिक्र किया। देखिए 2014 में परंपरागत जो उत्तर प्रदेश वोटर हुआ करते थे, या 90 के दशक में जो नई, चाहे ये दो चीजें डेवलप हुई, कांग्रेस का जाना और आरक्षण और मंदिर का आना, और उसी को लेकर के चाहे वो भाजपा के साथ या भाजपा से अलग क्षेत्रीय दलों की राजनीति चलती रही और सरकारें बनती रही। और लेकिन 2022 का चुनाव है, मैं फिर आप रहेंगे 10 तारीख को, जब परिणाम आएगा देखिएगा, बहुत अप्रत्याशित होगा। कारण ये है कि जातीय ढांचे से बाहर जाने के बजाय बल्कि जातीय ढांचा बढ़ गया। और मनोज जी, मैं आपको रोकूंगा, एक बार फिर से मुझे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करना होगा। मोनिका मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद है। मोनिका, क्या जानकारी है? जी आशा को बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक बार फिर से पश्चिमी विधानसभा में लोगों ने आरोप लगाया है, भगवा गमछा डालकर पोलिंग बूथ जाने पर रोक लगाई गई है, भगवा टोपी पहनने वालों को वोट डालने की मंजूरी नहीं। और इसी को लेकर ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर पश्चिम विधानसभा में लोगों ने आरोप लगाया है कि यदि भगवा गमछा या फिर भगवा टोपी लगाकर वो पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो उन्हें वोट डालने की परमिशन नहीं दी जा रही है। और इसी को लेकर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। हालांकि वहां पर क्या इस दौरान कोई कर्मचारी मौजूद था या सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम थे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। कितनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी आखिर इस तरह की खबरें सामने क्यों आ रही है? यहाँ पर लोगों का आरोप है कि यदि कोई भी भगवा गमछा उन्होंने पहना है या भगवा टोपी लगाई है तो पोलिंग बूथ के बाहर वो जब खड़े होते हैं उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी जाती, साफ तौर पर वोट डालने से मना किया जा रहा है। तो बिल्कुल बेहद बड़ी जानकारी है लखनऊ से, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, लखनऊ पश्चिम विधानसभा में लोगों ने यह आरोप लगाया है कि उनको भगवा गमछा या टोपी डालकर या टोपी लगाकर बूथ पर जाने से रोका जा रहा है। ये आरोप लगाया गया है, भगवा टोपी पहनने वालों को वोट डालने की मंजूरी नहीं है, ये बात सामने आ रही है।